नमस्कार मित्रों, आज हम आगामी छत्तीसगढ़ पीएससी की परीक्षा के लिए आपके लिए लाए हैं। इसके लिए मॉडल प्रश्न पत्र में सभी विषयों का समावेश आयोग के मापदंड के हिसाब से किया गया है, पैटर्न के हिसाब से। आप इसका अभ्यास करें और सफलता पाएं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर से जुड़ा हुआ। दिसंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2020 में मानव विकास सूचकांक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस सूचकांक में 189 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है। दूसरा है, इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। और तीसरा कथन है, भारत को इस सूचकांक में 131वां स्थान प्राप्त है। अब इसमें से सही कथन छांटना है, तो इसमें सही उत्तर आएगा सेकेंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन में 1 और 3 लिया गया है। 1 और 3 सही कथन है। डेनमार्क नहीं बल्कि नॉर्वे का प्रथम स्थान है, दूसरा वाला इसलिए नहीं आएगा। बाकी 1 और 3 सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दूसरा क्वेश्चन, नोएडा के जिलाधिकारी सुहास LY ने टोक्यो पैरा ओलंपिक की किस स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता? किस स्पर्धा के वो खिलाड़ी थे? तो बॉक्सिंग, तैराकी, बैडमिंटन और भाला फेंक। तो नोएडा के जिलाधिकारी ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में हिस्सा लिया था और बैडमिंटन के लिए हिस्सा लिया था उन्होंने, और सिल्वर मेडल जीता था। मोदी जी ने उनको पर्सनल सम्मानित भी किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस तिथि को प्रत्येक वर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई? 16 अगस्त, 26 नवंबर, 14 अगस्त और 15 अगस्त। तो ये आ जाएगा 14 अगस्त। 14 अगस्त 2021 से इसकी शुरुआत की गई और यही जो डेट है 14 अगस्त, हमारे स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले पाकिस्तान का बर्थडे होता है। उस दिवस को विभाजन, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो इस रूप में मनाए जाने की घोषणा हमारे प्रधानमंत्री जी ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कृषि मृदाएं पर्यावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्मुक्त करती है। दूसरा है, मवेशी पर्यावरण में अमोनिया निर्मुक्त करते हैं। और तीसरा है, कुक्कुट उद्योग पर्यावरण में अभिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक निर्मुक्त करते हैं। निर्मुक्त करते हैं मतलब छोड़ते हैं। ठीक है, तो इसमें अब सही कथन तीनों में से छांटना है। तो इसमें तीनों ही कथन सही हैं, 1, 2 और 3, अर्थात डी ऑप्शन आएगा। डी ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ? ऑप्शन में है 24 जनवरी 1950 अंतिम वाचन, 26 जनवरी 1950, 14 नवंबर 1949 और ऑप्शन डी है 26 नवंबर 1949। तो अंतिम वाचन और तीसरा वाचन जो है 26 नवंबर 1949 को समाप्त हुआ था। ये शुरू हुआ था 14 नवंबर 1949 को और 26 नवंबर 1949 को ये कंप्लीट हुआ। उसी दिन फिर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए अध्यक्ष सहित, और उसी दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, उसे अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कथन और कारण से संबंधित है। कथन है ए, एजर्सन, वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी या होनी थी। कारण बताया गया है, वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। तो परंपरागत रूप से इसमें वही 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है, कथन और कारण दोनों सही है, और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी है, कथन और कारण दोनों सही है किंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है, कथन सही है पर कारण गलत है, और ऑप्शन डी है, कथन गलत है पर कारण सही है। तो इसमें सी ऑप्शन आएगा
कथन तो सही है पर कारण गलत है। वेवेल या अंग्रेजों का ऐसी कोई मंशा नहीं थी भारत को बंटवारा को टालने का, ऐसा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? चालकोलिथिक अर्थात राख की ढेरियां जिस काल में मिली हैं वो कौन सा काल है? महापाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, नवपाषाण काल और इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर भारत में जब ताम्रपाषाण काल चल रहा था, वही दक्षिण भारत में राख की ढेरियां मिलने वाला काल है, क्योंकि वहाँ मवेशी पाले जाते थे और उन्हीं का ही जो छोड़ा हुआ गोबर है और डंडे हैं, बाड़ जो बनाया जाता था लकड़ियों का, उसी को जला करके ये मिला है। इसी को कहते हैं चालकोलिथिक कल्चर, चालकोलिथिक युग। तो ताम्रपाषाण काल आएगा सेकेंड ऑप्शन इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है। पहला है कृषि की प्रधानता, दूसरा है उद्योगों की प्रधानता, तीसरा है न्यून प्रति व्यक्ति आय और चौथा है वृहत बेरोजगारी। इसको कूटों में यहाँ पर अरेंज किया गया है। तो इसमें सही कूट आएगा 1, 3 और 4। कृषि की प्रधानता है, न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय है भारत की अर्थव्यवस्था की विशेषता, और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उद्योगों की प्रधानता नहीं है। तो 1, 3, 4 जिसमें दिया गया है वो है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन यहाँ पर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में हाल ही में राष्ट्रीय आय के माप में क्या बड़ा परिवर्तन किया गया है? ऑप्शन में है आधार वर्ष व गणना विधि दोनों में बदलाव किया गया है। दूसरा ऑप्शन कहता है आधार वर्ष 2004-05 से बढ़ाकर 2011-12 किया गया है। तीसरा ऑप्शन कहता है गणना साधन लागत से बदलकर बाजार कीमतों पर की गई है। और ऑप्शन डी है गणना चालू कीमतों से बदलकर स्थिर कीमतों पर की गई है। तो इसमें सही उत्तर आएगा ए, आधार वर्ष और गणना विधि दोनों को बदला गया है, दोनों में बदलाव किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वोच्च चोटी K2 जिसको गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं, किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? ऑप्शन है महान हिमालय, लघु हिमालय, जास्कर और काराकोरम। तो इसमें सही उत्तर आएगा काराकोरम श्रेणी का ये भाग है K2 गॉडविन ऑस्टिन, जो भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी है, लेकिन आज के समय में ये POK में है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में सबसे अधिक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती है? खाद्य श्रृंखलाएं, फूड चेन कहाँ सबसे ज़्यादा मिलेगा? ऑप्शन में है वन का पारिस्थितिक तंत्र, दूसरा है तालाब का पारिस्थितिक तंत्र, तीसरा है मरुस्थल का पारिस्थितिक तंत्र और चौथा है घास के मैदान का पारिस्थितिक तंत्र। तो जहाँ जैव विविधता ज़्यादा होगी तो वो है वन आएगा इसमें। वन का पारिस्थितिक तंत्र में ज़्यादा जो है मिलेगा खाद्य श्रृंखला, फूड चेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, इस राज्य में स्वास्तिक विहार संबंधित है। किससे संबंधित है स्वास्तिक विहार? तो पक्षी अभयारण्य है, बौद्ध केंद्र है, राष्ट्रीय उद्यान है या जैन केंद्र है? तो स्वास्तिक विहार सिरपुर से मिला है, तो यह एक बौद्ध विहार है वास्तव में। तो इस प्रकार से ये बौद्ध केंद्र है। सही उत्तर आएगा सेकेंड, बौद्ध केंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, एक देश के आर्थिक विकास को मापने का सबसे उपयुक्त मापदंड कौन सा है? किस कैटेगरी के हिसाब से इसको, किस पैरामीटर में इसको सही ढंग से मापा जा सकता है? तो ऑप्शन में है सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या आय, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि या मानव विकास सूचकांक। तो सही है मानव विकास सूचकांक सही मापन होता है, क्योंकि मानव विकास सूचकांक में HDI में कई मानकों को देखा जाता है। शिक्षा, चिकित्सा, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय सबको देखा जाता है। मतलब मानवीय मूल्यों में भी वृद्धि होती है, उसी को कहते हैं मानव विकास सूचकांक। तो ये सबसे अच्छा आकलन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला
क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या सही ढंग से समझाता है कि भारत अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है? कौन सा जो तरीका है वो हमारे भारत की अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का मापन अच्छे से बताता है? पहला है आय का असमान वितरण, फिर दूसरा है उच्च निर्भरता दर, तीसरा है राष्ट्रीय आय में वृद्धि की धीमी दर, और चौथा है बैंक व वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन। तो इसमें इसको फूट के रूप में सजाया गया है। तो इसमें आएगा 1, 2, 4। 1 अर्थात आय का असमान वितरण, उच्च निर्भरता दर है और हमारा बैंक और वित्तीय क्षेत्र में अच्छा बदलाव किया जा रहा है। तो ये आएगा, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का पैमाना यही है, 1, 2, 4। आगे बढ़ते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस एक नगर में कभी भी सूर्य किरणें ऊर्ध्वाधर नहीं प्राप्त होंगी, अर्थात सीधा नहीं पड़ेगा, तिरछा पड़ेगा? तो कौन सा शहर है? तो श्रीनगर, मुंबई, कोलकाता और तिरुवनंतपुरम। तो इसमें से 3 जो शहर हैं वो कर्क रेखा के नीचे है और उष्णकटिबंध में आते हैं, लेकिन एक शहर जो है उपोष्ण में आता है, शीतोष्ण में आता है, तो वो है श्रीनगर। श्रीनगर में सूर्य का जो प्रकाश है वो तिरछा पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नए पैटर्न पर आधारित है। अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं पीएससी में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है हड़प्पा के निवासी कपास उगाते थे तथा उसको उपयोग में लाते थे। अगला है हड़प्पा के निवासियों को तांबा व कांस्य का कोई ज्ञान नहीं था। तीसरा है मानक हड़प्पा मुद्रा मिट्टी की बनी होती थी। चौथा है हड़प्पावासी युद्ध में घोड़े का प्रयोग करते थे। पांचवा है हड़प्पावासी आक्रमणकारी थे। और छठवां है हड़प्पावासी टीम से परिचित नहीं थे। सातवां है हड़प्पा के निवासी मध्य एशिया से आए थे। और आठवां और अंतिम है हड़प्पा वासियों का आर्यों से संपर्क नहीं हुआ था। तो इसमें से कौन सा कथन है जो सही है ये बताना है। तो इसमें सही कथन है केवल एक, हड़प्पा के निवासी कपास उगाते थे तथा उसको उपयोग में भी लाते थे, ये सही कथन है। तो ऑप्शन ए आ जाएगा और बाकी सारी चीज़ें जो है गलत हैं, असत्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक महाजनपद यमुना नदी के तट पर स्थित था? तो उस समय 16 महाजनपद बताए जाते हैं महाजनपद काल में। तो कौन सा था जो यमुना नदी के तट पर स्थित था ये बताना है। तो ऑप्शन है अंग, मत्स्य, अवंती और वत्स। तो इसमें सही उत्तर आएगा वत्स। वत्स आएगा इसमें। वत्स महाजनपद यमुना नदी के तट पर था। आगे बढ़ते हैं अगला, पश्चिम से पूर्व की ओर स्थित। अब ये जो 16 महाजनपद हैं उसको सही क्रम में क्रमबद्ध करना है, पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम से पूर्व की ओर इनको सजाना है। तो पहला है चेदी, दूसरा है वत्स, तीसरा है कांसी, चौथा है मगध और पांचवा है अंग। अब इसी को अरेंज करना है, अंगकूटों के रूप में दिया गया है, इनको अरेंज करके अच्छे से। तो इसमें ऑप्शन आएगा लास्ट वाला ऑप्शन 1, 3, 2, 4, 5। 1, 3, 2, 4, 5 ये आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? रैयतवाड़ी जो उनकी राजस्व व्यवस्था थी वो कहाँ लागू हुआ था ये बताना है। बंगाल प्रेसिडेंसी में, मद्रास प्रेसिडेंसी में कि बम्बई प्रेसिडेंसी में, मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी में। तो इसमें लास्ट ऑप्शन आएगा मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में इसको लागू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उधर, अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ये। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में प्रारंभ होता है। कथन है पंजाब के मैदानी क्षेत्र में निम्न दाब के कारण, कि दूसरा है भारत के दक्षिण में स्थित क्षेत्रों में उच्च दाब के कारण, तीसरा है विषुवतीय निम्न के अवरोही पवन धारा द्वारा भरे जाने के कारण, और चौथा है हिमालय के कारण। तो इसमें एक और दो कथन आएगा सही, अर्थात सेकेंड ऑप्शन। इनके कारण ही भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में निहित दर्शन की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति है, ये किसके माध्यम से हुई है? तो ऑप्शन है राष्ट्रपति पद में हुई है, कि प्रधानमंत्री पद में हुई है, प्रस्तावना में हुई है, कि मौलिक अधिकारों में। तो ये सबको पता है प्रस्तावना आएगा। प्रस्तावना हमारे निहित आदर्शों का, अभिव्यक्ति का सबसे अच्छा आईना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन, रेगुलेशन कौन सी संस्था करती है? तो ऑप्शन है DFHI, CII, सेबी या IRDAI। तो IRDAI आ जाएगा, IRDAI ये सही उत्तर है। ये जो है बैंकिंग संस्थाओं का बीमा संस्थाओं का रेगुलेशन करता है, नियमन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस वर्ष सामने आया था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वर्ष 1987, 85, 83 और 90 ये ऑप्शन में दिया गया है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है 1987 में आया था। ऑप्शन ए सही उत्तर है, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नरेंद्र सेन और पृथ्वी सेन का संबंध छत्तीसगढ़ में शासन करने वाले किस राजवंश से था? ऑप्शन है नलनाग वंश, कि वाकटक राजवंश, राजर्षि तुल्य वंश, कि बाण वंश। क्या आएगा इसमें ये देखना है। तो ये जो शासक हैं नरेंद्र सेन, पृथ्वी सेन, इनका संबंध जो है वाकटक वंश से रहा है, इसलिए आएगा सही उत्तर सेकंड, वाकटक वंश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के किस प्राचीन राजवंश के अभिलेखों में गुप्त संवत का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन में है सरभपुरी वंश, राजर्षि तुल्य वंश, पांडु वंश या बाण वंश। तो इसमें आएगा राजर्षि तुल्य वंश। राजर्षि तुल्य वंश का आरंभ ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है, इसमें गुप्त संवत का उल्लेख हुआ है 182 या 282। तो इस प्रकार से आज हमने पहले पार्ट के रूप में इसका 25 क्वेश्चन देखे हैं। आयोग के हिसाब से 100 क्वेश्चन होते हैं, इसको हम अलग अलग भागों में आप तक पहुंचाएंगे। एक बार में थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इस कारण से हमने छोटा छोटा वीडियो बनाया है, आप तक ये पहुंचता रहेगा। से जो है अगले पार्ट में आप देखें। नमस्कार मित्रों,